वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे टीचिंग लिटरेरी आइटम्स, थ्योरेटिकल पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप वो पीडीएफ खोल लीजिए जो आपको इसके साथ मिला हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एसे और लॉन्ग राइटिंग टास्क स्पेशली ऑन अ डिस्कर्सिव इशू शुड। तो ये एसे या लॉन्ग राइटिंग टास्क में क्या होता है, क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। पहला कह रहे हैं हेल्प स्टूडेंट डेवलप देयर लिटरेरी स्किल्स, तो वो तो सब सही होता है। सेकंड कह रहे हैं हेल्प स्टूडेंट्स विद ग्रामर, अब ग्रामर भी हर तरह से सीखी जाती है। थर्ड कह रहे हैं हेल्प देम टू इंप्रूव देयर हैंड राइटिंग, कोई भी लिखने वाली चीज से हैंड राइटिंग इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। फोर्थ कह रहे हैं हेल्प देम डिस्कस द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड जस्टिफाई विद इलस्ट्रेटिव पॉइंट्स। यस, ऐसे की अगर हम बात करें तो अपने आप को मतलब जस्टिफाई करने में, सपोर्टिव आर्गुमेंट देने में और ये सब में हेल्प मिलती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बेस्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, A play can be best taught by, प्ले है, ड्रामा है, वन एक्ट प्ले है, हमेशा बेस्ट तरीका क्या होता है, एनएक्ट करवाओ, बच्चों से करवा के देखो ताकि बच्चे देख पाए कैरेक्टर क्या होता है, प्लॉट क्या होता है, उसको समझ पाए। तो पहला कह रहे हैं मेकिंग द स्टूडेंट रीड इट साइलेंटली, मतलब बहुत बार उनको चुपचाप बैठ के पढ़ने को बोलो। सेकंड कह रहे हैं एनकरेजिंग स्टूडेंट टू स्टेज द प्ले आफ्टर वर्किंग इन ग्रुप टू अंडरस्टैंड द प्लॉट कैरेक्टर, ये सही है, तो बच्चे खुद करें प्ले को। थर्ड कह रहे हैं आस्किंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चन टू टेस्ट द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टूडेंट, बहुत सारे प्रश्न पूछना नहीं। फोर्थ कह रहे हैं कंडक्टिंग अ टेस्ट, मतलब टेस्ट ले लो स्पेसिफिक क्वेश्चन का नहीं, सबसे अच्छा तरीका बच्चों से करवाओ प्ले। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर भी 2। क्वेश्चन नंबर 3, गुड इंट्रोडक्शन टू अ टेक्स्ट शुड बी, देखो इंट्रोडक्शन टेक्स्ट का कोई भी हो, मतलब स्टोरी का इंट्रोडक्शन हो, पोएट्री का, किसी भी चीज का, आपने देखा होगा जैसे बुक खरीदते हो, नॉवल खरीदते हो कभी, तो नॉवल के पीछे ना छोटा सा बता रखा होता है ऐसा ऐसा है, या स्टार्टिंग में बता रखा होता है जिसको प्रीफेस प्रीलॉग कहते हैं। तो वो बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, ऑब्वियसली बहुत बड़ा तो नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो अंदर है ही, और टू द पॉइंट होना चाहिए, मतलब जो बताना चाह रहे हैं जिससे आपका इंटरेस्ट जाग जाए, ऐसा होना चाहिए। तो पहला कह रहे हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो नहीं होना चाहिए, डिटेल्ड गलत है ना। ब्लॉकिंग द स्टूडेंट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय मींस ऑफ क्वेश्चनिंग, तो ब्लॉक करोगे थिंकिंग को तो बढ़ाना है, क्यूरियोसिटी को तो बढ़ाना है ताकि बंदा उसको पढ़े। थर्ड कह रहे हैं शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, ये सही है। फोर्थ कह रहे हैं टेलिंग द स्टूडेंट एनीथिंग दैट दे कैन फाइंड आउट बाय देमसेल्फ, मतलब सब कुछ बता दो उनको, जो भी पता चलना चाहिए उनको, गलत है। टू द पॉइंट और शॉर्ट होना चाहिए इंट्रोडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग ड्रामेटाइजेशन व्हेन अ टीचर यूजेस एम्पैथी एज वन ऑफ द डिस्क्रिप्टर ऑफ असेसिंग लर्नर शी इज, अच्छा ड्रामेटाइजेशन की बात हो रही है, एम्पैथी मतलब फीलिंग्स की बात हो रही है, और ड्रामा में ये तो होता ही है, कहाँ गया ड्रामा, ये रहा, जिसमें हम कैरेक्टर को समझते हैं, प्लॉट को समझते हैं ना, तो ये तो होता ही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सिंपैथाइज विद द कैरेक्टर, विद द कैरेक्टर नहीं होता है, कैरेक्टर तो आप हो और आप सिंपैथी दिखा रहे हो, तो आप कैरेक्टर को समझ रहे हो, समझना डेवलप होता है। सेकंड कह रहे हैं गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, ये सही है, स्किन ऑफ द कैरेक्टर के अंदर जाना मतलब समझ पाना कि कैरेक्टर क्या है। थर्ड कह रहे हैं अप्रिशिएट द कैरेक्टर, ये भी सही है। फोर्थ कह रहे हैं क्रिटिकली एनालाइज द कैरेक्टर, अब ये सब सही है वैसे तो, मतलब आप ये कह सकते हो, बट बेस्ट आंसर जो है वही है गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, मतलब उसके अंदर जाके खुद समझ पाना कि कैरेक्टर क्या होता है और कैरेक्टर कैसे होता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का बेस्ट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 2, गलत नहीं है, बाकी भी ठीक है, बट ये सबसे अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं पोएट्री रिसाइटेशन हेल्प्स लर्नर, पोएट्री क्या फायदा होता है, राइम सीखते हैं, इंटरप्रिटेशन तो खैर उससे नहीं आएगा, स्ट्रेस नोटेशन ठीक, इंटोनेशन ठीक सीखते हैं, ये सब होता है। पहला ही ऑप्शन है लर्न प्रॉपर इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। दूसरा करें अंडरस्टैंड सम सेम साउंड, वो तो राइम होता है, और लर्न राइम्स मतलब रिदम और राइम, ये ठीक है, बट बेस्ट जो है पोएट्री में ना ये है इंटोनेशन और स्ट्रेस, और सिर्फ पोएट्री में नहीं ड्रामा में भी है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वैलिड लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग अ ड्रामा, तो आपको बताना है ड्रामा पढ़ाने का सही उद्देश्य यही है, स्ट्रेस सिखाना, इंटोनेशन सिखाना इसमें भी, और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेवलप करना, बोलचाल मतलब अच्छे से कर पाए। तो पहला कह रहा है लर्नर विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली विद करेक्ट स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, सही है, करेक्ट स्ट्रेस और इंटोनेशन से बोल पाएंगे, वही तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। सेकंड कह रहे हैं लर्नर विल बी एबल टू एक्ट इफेक्टिवली, एक्ट मतलब एक्शन लेना नहीं। थर्ड, लर्नर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्रामा, ये समझ पाएंगे कि ड्रामा क्या होता है।
फोर्थ कह रहा है लर्नर विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप इन डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन के घूम पाएंगे। मतलब ऐसा तो नहीं है, हम उनको कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस उनकी डेवलप कराना चाहते हैं, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, piece of writing is brief, complete in third person without digression and emotional overtone and logically arranged। ये क्या है? ये रिपोर्ट है। थर्ड पर्सन में कौन होता है? रिपोर्ट। इमोशन अपने नहीं घुसाते, किसमें नहीं घुसाते? रिपोर्ट में प्रेजुडाइज नहीं होता ना, तो रिपोर्ट है ये। तो सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, यूज ऑफ डायलॉग्स एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल पर्टेन्स। तो देखो रिपोर्ट में डायलॉग्स होते हैं नहीं, स्टोरी में हो सकते हैं। राइटिंग अ रिपोर्ट और स्टोरी, रिपोर्ट में तो होते ही ना। और फोर्थ करें लिसनिंग टू अ कन्वर्सेशन, उसमें भी नहीं होता। तो बच के आंसर स्टोरी। मतलब हालांकि स्टोरी में हमेशा डायलॉग नहीं होते, बट हो सकते हैं। और अननेसेसरी डिटेल जरूरी नहीं है दी जाए, दी भी जा सकती है, मतलब कंपल्सरी नहीं है। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे स्टोरी बन रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। बाकी सबसे मतलब अच्छा, तो हमने ऐसे जज किया है। क्वेश्चन नंबर 9, While writing telegram necessary feature, टेलीग्राम का necessary feature क्या होता था? वर्ड लिमिट, मतलब टू द पॉइंट लिखते थे, कम लिखते थे। तो पहला कह रहे हैं पर्सनल टच होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल एब्रीवेशन, अरे पर्सनल एब्रीवेशन का मतलब हो गया कि जो मैं समझ सकता हूं, तो दूसरा बंदा तो नहीं समझेगा ना जिसको मैंने मैसेज भेजा है। ब्रेविटी का मतलब होता है ब्रीफ में होना चाहिए, और नीटनेस तो कुछ नहीं है, ब्रेविटी सही है, छोटे से छोटा होना चाहिए। तो 9th क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ब्रीफ होना चाहिए। ब्रेविटी का मतलब होता है ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 10, While writing a diary, learner must take into account its feature। डायरी के फीचर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया डायरी के फीचर क्या होते हैं। सब्जेक्टिव होता है, ब्रीफ होता है, एब्रीविएशंस यूज कर सकते हो आप, क्योंकि अपने लिए लिख रहे हैं तो पर्सनल है ना। तो ब्रेविटी, पर्सनल यूज, एब्रीविएशन पहला सही है। सेकंड में इम्पर्सनैलिटी गलत हो गया। थर्ड में कह रहे हैं शुड बी क्लियर टू अदर, ऐसा कोई रूल नहीं है भाई, अपने लिए लिखते हैं हम तो। और फोर्थ में नो एब्रीविएशन की वजह से गलत हो गया। एब्रीविएशन यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो 10th का बेस्ट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 1 कि ब्रीफ में होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, मतलब अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए, और एब्रीविएशंस आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ अ डिस्कोर्स इन राइटिंग डीलिंग विद अ पर्टिकुलर पॉइंट और आइडिया। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट और आइडिया पे हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं पैराग्राफ। कहां है पैराग्राफ? ये रहा, पर्टिकुलर पॉइंट और आइडिया पे पैराग्राफ लिखा जाता है, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, a text that requires student to scan in order to understand and analyze writer's message and purpose। मतलब आप पढ़ो, स्कैन करो उसको स्पीड से पढ़ के, और समझो कि जो राइटर का मैसेज क्या है। तो क्या मैसेज पोएम में होता है या इंसाइक्लोपीडिया? इंसाइक्लोपीडिया होता है विश्वकोश, जिसमें बहुत सारी जानकारी होती है। न्यूज़पेपर हेडलाइन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू असेंबल अ डिवाइस। तो यहाँ पे राइटर, मैसेज एंड पर्पस। देखो पोएम होगा आंसर, क्योंकि पोएम का मैसेज अलग अलग हो सकता है राइटर का जो कहना चाह रहा है, ठीक है। तो पोएम में मैसेज छुपा होता है, इंटरप्रिटेशन जो हमें करनी होती है, बाकी सब में कोई ऐसा नहीं होता है। तो आंसर बेस्ट बन रहा है पोएम 12 का 1, क्योंकि बाकी सब में मैसेज छुपा नहीं होता है, सीधा सीधा होता है, और इसमें पोएम में छुपा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, वाइल ड्राफ्टिंग अ नोटिस। अब आप नोटिस लिख रहे हो, स्टूडेंट में बी इंस्ट्रक्टेड टू यूज। तो नोटिस कैसा होना चाहिए, कैसी लैंग्वेज में होना चाहिए? पहला कह रहे हैं इलैबोरेट, मतलब एक्सप्लेन करोगे, नोटिस में तो नहीं करते। सेकंड कह रहे हैं डायरेक्ट, ये सही है। थर्ड कह रहे हैं इंट्रीग, इंट्रीग मतलब आश्चर्यचकित करने जैसी, और डिस्क्रिप्टिव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बेस्ट आंसर है डायरेक्ट। देखो नोटिस है, टू द पॉइंट डायरेक्ट लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया बेस्ट ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 14, young learners will enjoy a play included in the textbook when they। बच्चे प्ले को अच्छे से एंजॉय तब करेंगे जब वो प्ले करेंगे, मतलब उसको स्टेज पे जाके या क्लासरूम के अंदर ही उसको एक्ट करेंगे। तो जो कि है फर्स्ट ऑप्शन ही है, एनेक्ट द प्ले। सेकंड में तो डिस्कशन एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है। थर्ड में पढ़ने की बात हो रही है चुपचाप। फोर्थ में सुनने की बात हो रही है। बेस्ट आंसर फर्स्ट है 14th का, बच्चे जब खुद करेंगे प्ले तब उनको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15, टीचर है क्लास 7th में वाइल टीचिंग अ पोएम। पोएम का नाम भी दे रखा है सोलिटरी रीपर by William Wordsworth, asked children to find how the last word of each line sound। तो लास्ट वर्ड हर लाइन का, तो यहाँ पे टीचर किसकी तरफ ध्यान खींच रहा है? इसको राइम स्कीम बोलते हैं ना, राइम स्कीम होती है पोएम में, हर वर्ड जो आखिरी का होता है वो मिलता जुलता सा होता है। तो आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3। राइम स्कीम ढूंढ रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 है,
वन एक्ट प्ले हो रहा है और उसमें एक टैब्लू बनाई गई है। टैब्लू क्या होता है, जैसे आप पेड़ बन के खड़े हो गए या आप पानी का बहती हुई धारा की तरह कर रहे हो, मतलब टैब्लू वो होता है जो एक सिंगल मैसेज देना चाहता है। तो वो यहाँ आपने देखा होगा ना, झांकियां, हिंदी में बोलते हैं झांकियां, वो उस पे आती हैं 26 जनवरी की परेड में अलग अलग। तो उसमें जो लोग होते हैं, कैरेक्टर जो होते हैं, आपने देखा होगा वो एक फिक्स पोजीशन में ही खड़े होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं टैब्लू कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द टीचिंग स्ट्रेटजी। हियर टैब्लू रेफर्स टू, टैब्लू क्या है यहाँ पे, मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब एक बंदा जो बोल रहा होता है वो नहीं होता। साइलेंट स्टिल इमेज मेड बाय एक्टर पोजिंग एज अ कैरेक्टर, ये सही है। तो एक पर्सन है एक फिक्स पोजीशन में खड़ा होता है और वो कुछ मैसेज दे रहा होता है, तो वो होता है टैब्लू। सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ करें डायलॉग्स बिटवीन टू एक्टर्स, वन एक्ट प्ले में तो एक ही पर्सन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बेस्ट आंसर हो गया 2, उसको बोलते हैं टैब्लू, ठीक है। जो एक पर्सन कोई फिक्स पोजीशन में खड़ा होकर कोई मैसेज दे रहा है, पेड़ बन के, पंछी बन के, कुछ भी हो सकता है वो। 17 कह रहे हैं ट्रैवलॉग इज अ जनरे ऑफ। ट्रैवलॉग क्या होता है, ट्रैवलॉग लिटरेचर का ही तो पार्ट है। देखो बिब्लियोग्राफी होता है लिस्ट ऑफ बुक्स या लिस्ट ऑफ समथिंग जो आपको पढ़नी है। पोएट्री अलग चीज है, पोएट्री तो नहीं होती है ट्रैवलॉग। और क्रिटिसिज्म होता है जब किसी चीज की आलोचना की जाती है, जैसे न्यूज़पेपर में मूवी का रिव्यू आता है ना, वो क्रिटिसिज्म में आ सकता है। बट ट्रैवलॉग है लिटरेचर, जो कि ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो अगर आपसे पूछा तो मूवी रिव्यू क्या है, मूवी रिव्यू हो जाता क्रिटिसिज्म, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पोएट्री टीचिंग इज जनरली मेंट फॉर। पोएट्री हम क्यों पढ़ाते हैं, पहला कह रहे हैं लर्निंग पंक्चुएशन। पंक्चुएशन तो वो कॉमा कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, ये सब होता है, ऐसा तो नहीं है। इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, इंजॉय भी करते हैं बच्चे और एप्रिशिएट होता है कि पोएम के अंदर वो जो लिटरेचर होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रस, रस, सौंदर्य रस, इंग्लिश में उसको लिटरेरी टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो उसके अंदर ना कुछ टेस्ट वाली चीज होती है, मतलब फील आता है पढ़ के, तो वो होता है एप्रिसिएशन। थर्ड कह रहे हैं लैंग्वेज लर्निंग, तो फिर पोएट्री क्यों, इतने सारे हैं, कुछ भी सिखा लो लैंग्वेज के लिए तो। और फोर्थ कह रहे हैं लर्निंग ग्रामर, ग्रामर नहीं है बिल्कुल भी। तो पोएट्री के लिए बेस्ट आंसर बन रहा है यहाँ पे एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, क्वेश्चन नंबर 18 का 2। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। कौन सा लिटरेचर का पार्ट नहीं है, वन एक्ट प्ले है लिखा हुआ है यहाँ पे। डिक्शनरी, डिक्शनरी तो वर्ड मीनिंग देखने के लिए होती है। मेमोयर क्या होता है कि आपके अनुभव पुराने जो कभी हुए थे लाइफ के एक्सपीरियंस, उनको आप लिख रहे हो, उसको मेमोयर कहते हैं। वो किसी देश के हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के हो सकते हैं, है ना, किसी जगह के हो सकते हैं। ट्रैवलॉग वो भी है लिटरेचर का पार्ट, बट डिक्शनरी नहीं है लिटरेचर का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2, ये लिटरेचर का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाइल टीचिंग प्रोज टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज टीचर मस्ट अंडरटेक। प्रोज क्या होता है, प्रोज होता है लाइक आप ये कह सकते हो जैसे ये सब चीजें हैं ये प्रोज में आ रही हैं, पोएट्री अलग है। प्रोज होता है स्टोरी हो सकती है, प्रोज ड्रामा हो सकता है। एक आपने देखा होगा ना बुक में डिफरेंस होता है, एक बुक जो होती है उसके कुछ चैप्टर जो होते हैं वो पोएट्री से अलग होता है, पोएट्री का पोर्शन अलग से होता है, तो पोएट्री वाला एक अलग है, बाकी सबको बोलते हैं प्रोज। तो यहाँ पे पूछ रहे प्रोज में टीचर को क्या करना चाहिए, कह रहे पैराफ्रेजिंग द टेक्स्ट, मतलब जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ो बच्चों के लिए। ट्रांसक्रिप्शन तो वो होता है कि देख देख के लिखना। क्रिएटिंग अ सब टेक्स्ट एंड कंसल्टिंग अ डिक्शनरी, तो बच्चों को जब हम पढ़ के कर रहे हैं तो पैराफ्रेजिंग द टेक्स्ट हो सकता है, मतलब ये ठीक चीज है, ये आप बच्चों को पढ़ के बताना कि क्या हो रहा है, ये सब हो सकता है। तो पैराफ्रेजिंग वाला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का बेस्ट आंसर बन रहा है 1। क्वेश्चन नंबर 21, नॉन फिक्शनल टेक्स्ट। नॉन फिक्शन मैंने आपको बताया था जिसमें रियलिटी होती है, मतलब इमेजिन करके नहीं बनाया हुआ है। तो नॉन फिक्शनल टेक्स्ट इज क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड थ्रू, कह रहे सेंट्रल थीम और मीनिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ करते तो हैं, मतलब आप किसी की बायोग्राफी लिख रहे हो तो सेंट्रल थीम उसकी बायोग्राफी है, उस पर्सन की लाइफ है, तो नॉन फिक्शनल उसके अकॉर्डिंग होता है। सेकंड कह रहे हैं स्टोरी एंड प्लॉट, ये भी होता है, मतलब उसकी लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं, प्लॉट। थर्ड कह रहे हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मतलब पर्यायवाची उसके शब्द के मीनिंग सेम हो या उल्टे हो, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। और फोर्थ कह रहे हैं सिमिली एंड रिटोरिक, ये टाइप होते हैं लिटरेरी मतलब एप्रिसिएशन डिवाइसेस, जैसे हिंदी में जिनको अलंकार कहते हैं, ये वो वाली चीज होती है। तो यहाँ पे नॉन फिक्शनल टेक्स्ट इज क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज थ्रू, तो किसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो ऑर्गेनाइज किया जाता है सेंट्रल थीम और नहीं, सेंट्रल थीम के साथ मीनिंग दे रखे हैं, मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं होता है। सेंट्रल थीम होता तो सही होता, तो बेस्ट आंसर बन रहा है स्टोरी एंड प्लॉट। अब
तो उस लाइफ की जो स्टोरी है, अगर बायोग्राफी है तो या स्टोरी भी हो सकती है, रिपोर्ट हो सकती है, तो जो भी हुआ है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो स्टोरी एंड प्लॉट यहाँ पे बेस्ट आंसर बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो गया ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में जो मीनिंग्स दे रखे हैं ना वो बहुत अच्छा नहीं, मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मीनिंग का मतलब क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 में, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम व्हाइल टीचिंग अ पोएम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडियल। अच्छा नहीं है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है जहां पे बच्चे खुद निर्मित करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस क्लासरूम में क्या अच्छा नहीं है। पहला कह रहे हैं लर्नर में फाइंड आउट ऑन देयर ओन अबाउट द पोएट, तो लोग खुद पोएट के बारे में जान ले बच्चे, ये तो सही है क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में खुद नॉलेज को सर्च करना होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है। सेकंड कह रहे हैं लर्नर शुड बी एबल टू डिस्कवर द आइडिया एंड मीनिंग ऑफ द पोएम, ये भी सही है, बच्चे खुद ढूंढ रहे हैं, है ना, ये भी सही है। थर्ड कह रहे हैं व्हाइल टीचिंग टीचर शुड फर्स्ट गिव एन इंट्रोडक्शन टू द पोएट, मतलब टीचर बता दे पोएट कौन था, टीचर नहीं बताते, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बच्चे खुद ढूंढते हैं। और फोर्थ कह रहे हैं पोएम डज नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग, तो जो पोएम है उसका इंट्रोडक्शन नहीं देना आपको, पोएट का इंट्रोडक्शन नहीं देना क्योंकि बच्चे खुद ढूंढेंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में यही होता है, खुद ढूंढना। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, यही पूछा था कि कौन सा गलत है, तो टीचर ही बता दे सब कुछ तो फिर बच्चे क्या करेंगे, ये गलत है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में ऐसा नहीं होगा, तो 22 का बेस्ट आंसर हो गया 3, ये नहीं होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रिसाइटेशन इन क्लासरूम। रिसाइटेशन किस लिए कराते हैं, स्ट्रेस के लिए, इनोटेशन के लिए, राइम के लिए भी करा सकते हैं, और बच्चों को अच्छा भी लगता है ना, गाना अच्छा लगता है उनको। तो पहला कह रहे बिकेम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हर वर्क, पोएट के बारे में जानना थोड़ी होगा गाने से। टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, ये भी नहीं होगा। टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम, ये हो सकता है। टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट द पोएम, ये भी नहीं होगा। तो थर्ड आंसर बेस्ट बन रहा है, अप्रिशिएट कर पाए किस चीज को, स्ट्रेस को, इनोटेशन को, इंटरप्रिटेशन को, इन सबको, राइम स्कीम को। तो बेस्ट आंसर बन रहा है 23 का 3, 23 का 3। क्वेश्चन नंबर 24, आफ्टर रीडिंग अ पोएम अ टीचर इन्वॉल्व्स द लर्नर इन ग्रुप वर्क। तो पोएम पढ़ाने के बाद टीचर ने बच्चों को इन्वॉल्व किया ग्रुप वर्क में। वन ग्रुप राइट अ समरी ऑफ द पोएम, तो एक समरी लिख रहा है। अनदर ड्रॉ पिक्चर ऑफ द, अच्छा जो पिक्चर जो दिखाया गया था पोएम में उसकी पिक्चर बनाई जा रही है। और एक जो है सेट्स द पोएम टू म्यूजिक, और एक उसको गाने के लिए क्या ताल लय बनेगी ये सब डिसाइड कर रहा है। अच्छा ये एक्टिविटी क्या कर रही है, देखो अलग अलग तरह के हो रहे हैं, एक उसको म्यूजिक से जोड़ रहा है, एक उसको ड्राइंग से जोड़ रहा है, एक उसको क्या कर रहा है, समरी कि क्या क्या हुआ था। तो पहला कह रहा है केटर टू डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, ये सही है, अलग अलग इंटरेस्ट है लोगों के, अलग अलग एबिलिटीज है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। दूसरा कह रहे हैं एम्ड एट प्रिपेयरिंग द लर्नर फॉर असेसमेंट, असेसमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है लर्नर को, ये भी सही हो सकता है। थर्ड कह रहे हैं विल डिस्ट्रैक्ट द लर्नर, डिस्ट्रैक्ट ध्यान बटाना तो बिल्कुल गलत है। फोर्थ कह रहे हैं शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब पूरी तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है, ये भी गलत है। अच्छा अब फर्स्ट और सेकंड में देखें तो असेसमेंट के लिए हो सकता है, बट उससे अच्छा है बच्चों की जो अलग अलग एबिलिटीज हैं उनको केटर करना, तो ये ज्यादा अच्छा है। हो सकता है टीचर असेसमेंट कर रहा हो बट फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसका बेस्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए होंगे, आई होप आपको ये सब पढ़ के आइडिया लगा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन करने के बाद आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, बट अगर आप इनके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इतना बहुत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप पर्टिकुलरली इंग्लिश टीचर ही बनना चाहते हैं उसके लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर पढ़िए, डीप में पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप सिर्फ एक प्राइमरी टीचर या अदर सब्जेक्ट्स के टीचर बन रहे हैं जिनके लिए इंग्लिश इस तरह से कि बस आनी है पेपर में इसलिए पढ़नी पड़ रही है, तो उनके लिए इतना बहुत है। और जो इंग्लिश टीचर बन रहे हैं जिनका इंग्लिश लिटरेचर ही सब्जेक्ट रहा है वो जरूर डीप में पढ़ें, और वो इनके बारे में जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा उनके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे आगे की वीडियोस में। अभी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, ग्रामर कैसे पढ़ाई जाए, वोकैबुलरी कैसे पढ़ाई जाए और असेसमेंट, ये सब बाकी है। तो मिलते हैं आगे की वीडियोस में और इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।